अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आवाम अब भी महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। आवाम को 230 रुपए वाला पेट्रोल 300 रुपए में क्यों मिल रहा है? सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, सवाल ये है कि आखिर सस्ता तेल महंगा कैसे हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में वाज़े कमी हुई है। हालिया दिनों में कशीदगी कम हुई तो तेल फौरी तौर पर नीचे आया, लेकिन एक पाकिस्तानी जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसे आलमी मार्केट के बजाय अपनी जेब याद आती है, क्योंकि सवाल एक ही है कि अगर दुनिया में कीमत कम हुई है तो मुझे रिलीफ कहाँ मिला। असल खेल खाम तेल की कीमत का नहीं, बल्कि उन टैक्सेस, लेवीज और चार्जेस का है जो रास्ते में शामिल होते जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां आवाम का हिसाब और हुकूमत का हिसाब एक दूसरे से अलग हो जाता है। आवाम कहते हैं कि तेल सस्ता हुआ तो फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिला, जबकि हुकूमत कहती है कि रेवेन्यू भी बनाना है और मईशत भी चलानी है। इसका नतीजा यह है कि रिलीफ आधा हो जाता है, कीमत ज़्यादा रहती है और आवाम कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आलमी मार्केट में खाम तेल मज़ीद नीचे आता है तो क्या पाकिस्तानी आवाम को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा, या फिर पेट्रोल पंप तक पहुँचते पहुँचते सस्ता तेल दोबारा महंगा हो जाएगा? आज ये सारी तफसील खोल कर आपके सामने रखते हैं कि पेट्रोल की असल कीमत बनती क्या है, टैक्सेस इस पर कितने हैं और आपकी जेब से जाने वाला पैसा आखिर कहां जाता है। पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त 29% टैक्सेस मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आए टैक्सेस की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मौजूदा कीमतों में तकरीबन 29% हिस्सा मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज पर मुश्तमिल है, जिससे हुकूमत को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू हासिल होता है। अब 1 लीटर पेट्रोल की मौजूदा कीमत 299 रुपये 50 पैसे है, जिसमें अभी भी कुल टैक्सेस 88 रुपये से जायद के शामिल हैं। टैक्स की इस रकम में 19 रुपये 32 पैसे तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी के हैं, फिर इसके बाद 66 रुपये 25 पैसे पेट्रोलियम लेवी लगती है और फिर 2 रुपये 50 पैसे मजीद क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में शामिल किए जाते हैं। इस तरह डीजल की कीमत जो 311 रुपये से जायद फी लीटर है, उसमें भी 91 रुपये से जायद मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज़ की मद में वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हालिया नज़रसानी में पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे और डीजल की कीमत में 67 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर की कमी तो की है, लेकिन ये कमी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया गिरावट के बाइस मुमकिन हुई है। आलमी सतह पर खाम तेल तकरीबन इस वक्त $72 के आसपास मौजूद है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदगी से पहले तकरीबन $68 से भी नीचे की सतह पर मौजूद था। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक मौके पर आलमी तेल की कीमतें बहुत ऊपर गईं और $130 फी बैरल से भी ऊपर की सतह को उन्होंने छुआ। $136 बैरल के मुकाबले में $75 फी बैरल की कीमत एक वाज़े नुमाया कमी है। तेल की आलमी कीमतों में कमी पाकिस्तान के लिए कई इकनॉमिक फ़वाइद भी ला सकती है। एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में कहते हैं कि मुल्क का सालाना इंपोर्ट तेल बिल तकरीबन $90 करोड़ कम हो सकता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव कम होगा, इंपोर्ट पेमेंट्स में आसानी पैदा हो सकेगी और रुपए की कदर को भी मजीद सहारा मिल सकेगा। कम इंपोर्ट बिल का एक और बड़ा फ़ायदा महंगाई में कमी की सूरत में सामने आ सकता है। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर दबाव कम होगा और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इन्फ्लेशन में मजीद कमी और मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट्स में नरमी के इम्कानात भी देख रहे हैं। लेकिन इसी में पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए इनकम का एक अहम जरिया बन चुका है। वफाकी हुकूमत ने इस करंट फिस्कल ईयर में जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें 1.72 खरब रुपए वसूल करने का टारगेट मुकर्रर किया है, लेकिन असल मसला ये है कि लेवी में इजाफे का बोझ बिलाखिर कंज्यूमर और इंडस्ट्रीज़ पर पड़ता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। सूरत हाल के आगे बरकरार रहेगी, क्या इस लेवी में मजीद कमी की जा सकेगी? चूँकि हुकूमत इस वक्त IMF के प्रोग्राम में और IMF के साथ रहते हुए इस लेवी को शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब आगे कितने चैलेंजिंग रहेंगे हालात, क्या कीमत मजीद कम होगी या फिर इसी पर बरकरार रहेगी? इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हमने देखा 74 रुपये की फ़ी लीटर कमी तो हुई है पेट्रोल की कीमत में। अभी भी पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये से ज़ायद है, अभी भी डीजल पर लेवी एक भारी नंबर की सूरत में मौजूद है। तो ये अगर इस लेवी को हम माइनस करते हैं तो ये पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कोई 230 के अराउंड आ जाती है, और अगर ये अगले साल भी 100-125 के अराउंड रहती है, चूँकि इस साल हमने टारगेट बढ़ा दिया है, तो फिर इसका मतलब है कि पेट्रोल सस्ता करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखिए, आई थिंक इस वक्त तो हुकूमत एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि एक इमेज है कि दुनिया में प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं और गवर्नमेंट की नजर आ रही। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक ज़्यादा शो करना चाहती है परफॉर्मेंस।
तो सलमान साहब, ये इसका मतलब कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की प्रेडिक्शन है फिर वो एक दबाव बरकरार रखेगी ओवरऑल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर भी, पाकिस्तान के एक आम आदमी पर भी, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर भी। चूँकि जब लेवी इतने हायर साइड पर होगी, पेट्रोल प्राइसेस हम मैनेज ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम जो फिस्कल टारगेट्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर लोगों पर ही बोझ डाला जाएगा। देखिए, इस वक्त जो IMF प्रोग्राम है उसके तहत तो आपने फिस्कल ऑस्टेरिटी इन अ वे कंटिन्यू करनी है, और उसके साथ साथ आपने ये जितने भी आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हम ऑयल प्राइसेस नीचे करेंगे, उसको भी जैसे मैंने कहा आपने बैलेंस करना है। बट ओवरऑल अब ईरान वाली जंग जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो MOU के तहत जो डायलॉग हो रहा है वो कितना कामयाब होता है और कितनी जल्द दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं। सो खासी अनसर्टेनिटी है। अगर तो कीमतें $50-60 की रेंज में आ गई तो बड़ा अच्छा है। आपका जो एनर्जी बिल है कम अज कम पेट्रोल और डीजल का वो नीचे आ जाएगा। बिजली का जो मामला है वो उसी तरह ही हमारा ऊपर जा रहा है, उसमें बहुत से इश्यूज हैं। एक इशू जो है वो थेफ्ट का भी है, चोरी भी है, इनएफिशिएंसीज भी हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक्त तो एक किस्म की मॉर्टगेज हुई है एनर्जी सेक्टर को, और एनर्जी सेक्टर में पावर सेक्टर को भी अगर आप मिला लें तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को खासा अनकम्पेटिटिव किया होगा। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नेंस के भी बहुत से इश्यूज हैं। बट एक चीज तो है कि अब एक वक्त आ गया है कि हमें अगर IMF प्रोग्राम से निकलना है तो हमें बहुत सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और आई थिंक उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छी है। आपको इंटरनेशनल स्टेचर भी बन रहा है। अगर आप इंटरनली मुल्क में अपने आप को ठीक कर लेते हैं, मुल्क में भी अमन आ जाता है, तो आई थिंक इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं वो एजेंडा अगर आप आगे लेके चलते हैं तो उससे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बेहतर सिमत में जाएगी और हायर ग्रोथ भी आ सकती है और हायर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सही। सो सारी चीजें पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि अब हम किस महारत से ये सारा काम करते तो हैं। अब सलमान साहब, ये पहले तो हमें हाउस इन ऑर्डर अपना करना पड़ेगा ना। ज़ाहिर है अभी अब आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी हुकूमत पर प्रेशर डाल रही हैं कि उन्हें 100 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है, इतनी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस कम कर दी गई हैं। अभी 4 महीने पहले जब हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ाई थी ग्रेजुअली, तो उस वक्त पुरानी कीमत पर ही तेल खरीदा हुआ था कंपनीज ने, और उन्हें अरबों रुपए का उस वक्त फ़ायदा हुआ था। उस वक्त किसी कंपनी ने क्लेम नहीं किया कि जी लोगों को ये सस्ता पेट्रोल हम महंगा करके बेच रहे हैं तो ये बोझ क्यों डाला जा रहा है। अब ये कंपनीज गवर्नमेंट से ये क्लेम कर रही हैं कि आप ये कैसे एक फैसला कर सकते हैं उनसे मुशावरत के बगैर। तो ये अब गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर महसूस करेगी, कैसे डील करेगी ऑयल कंपनीज को, कुछ आइडिया आपको? देखिए, वैसे ही करेगी ना जैसे IPPs को कर रही है। वहाँ भी आप खासे प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि आपने गलत एग्रीमेंट्स की होती हैं। इसी तरह ऑयल कंपनीज की भी कोई कंपटीशन उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। अगर यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता कि ये ऑयल एक दूसरे के साथ compete कर रही होती, और बिजली में भी आपकी कंपटीशन आता और डिफरेंट सोर्सेज होते बिजली के, रिटेल तक बिजली के लिए डिफरेंट कंपनीज होती, तो ये मसले ना होते। अब मसला ये है कि हुकूमत सारे काम करती है और हुकूमत फिर दबाव में भी आती है, और हुकूमत के ऊपर एलीट एक किस्म का कैप्चर भी होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब वक्त आ गया कि जहाँ पे आपको अपनी गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे IMF की रिपोर्ट में करप्शन और गवर्नेंस का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आप अगर संजीदगी से काम करेंगे और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ठीक कर लेंगे और उनको प्रेडेटरी तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकॉनमी बहुत फेयर इक्विटेबल भी हो और उसका निज़ाम भी फेयर एंड इक्विटेबल हो और आपका लीगल सिस्टम भी फेयर एंड इक्विटेबल हो, क्योंकि आपको बड़े हाई स्टैंडर्ड्स अब करने पड़ेंगे अगर आपने एक ग्लोबल रोल प्ले करना है।
और अभी सलमान साहब, चूँकि IMF प्रोग्राम में हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क, तो इसमें पब्लिक प्रेशर या पब्लिक की डिमांड से कोई फ़र्क पड़ता है? ये मैटर करता है कि पब्लिक क्या चाहती है? चूँकि इस वक्त 220-225 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो, ये डिमांड है इस वक्त लोगों की, तो ये फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास इतना है कि इसको पूरा किया जा सके अगर $5-10 का फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में? बिल्कुल कर सकती है। और गवर्नमेंट अगर अपने आप को डाउन साइज करे, हकीकत में गवर्नमेंट को सिर्फ मिनिस्ट्रीज चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए, और हम 50-50 मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट में, 50 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में करते हैं। तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्प्रॉल है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा फैल गया, ब्यूरोक्रेसी फैल गई है, और वो रूल्स ऐसे बनाती है जिससे वो फिर एक्सट्रैक्ट करती है। तो आई थिंक ये रिफॉर्म एजेंडा अब आपको करना पड़ेगा, जो बहुत देर से डिले हुआ है। तो आई थिंक इसमें लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप हो जो कि ये सारे काम कर सके, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी कंपेटिटिव इकोनॉमी आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो चैलेंजेस, ये जो हालात मुश्किल थे, चैलेंजेस से भरपूर थे, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स उठाए और ये बड़ा अच्छा मौका था कि उन मेजर्स को कंटिन्यू किया जाता। लेकिन जब ये पब्लिक को रिलीफ दिया, 74 रुपये पेट्रोल पे कम किए, उसी वक्त उन मेजर्स को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। तो ये कुछ बहुत जल्दबाजी से काम लिया। अगर कहीं बचत हो रही थी, एक्सपेंडिचर कहीं कट किया गया था, तो उसी को कंटिन्यू रहने देते। नहीं, जो हमारी हुकूमत एक किस्म की चलती है पेट्रनेज पे, किसी को खुश करना होता है, किसी के ऊपर वजन डालना होता है। तो इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ख़राब हो चुके हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव ना एफिशिएंसी के लिए हैं, ना ग्रोथ के लिए हैं, ना ओपननेस के लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप बहुत बड़ा मुल्क हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने ही दबाव में आके एक किस्म का इम्प्लोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब डिमांड कर रही हैं कि उन्हें बहुत नुकसान होने जा रहा है, और 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुकूमत के इस कदम की सूरत में उन्हें हो सकता है कि हुकूमत ने 74 रुपये पर लीटर इस वक्त पेट्रोल पर प्राइस कम किए। उनकी डिमांड है क्या और अब आगे क्या होने जा रहा है? एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी ने कंज्यूमर्स को वक्ती रिलीफ ज़रूर दिया है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री ने इस फैसले को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक हुकूमत ने कीमतों के तयन का फार्मूला एकतरफा तौर पर तब्दील किया, जिसके नतीजे में रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ओवरऑल तकरीबन 105 अरब रुपए के नुकसान का सामना हो सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक मसला सिर्फ कीमतों में कमी नहीं, बल्कि कीमतों के तयन के तरीक़ेकार में भी मुसलसल तब्दीली इस खराबी की बड़ी वजह है। गुज़श्ता चंद माह में हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म कई बार तब्दील किया है। कभी 15 रोज़ा एवरेज मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया, फिर हफ्तावार एवरेज मैकेनिज्म अपनाया गया, और अब खाम तेल की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जा रहा है। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने कंपनीज के लिए माली मनसूबाबंदी मुश्किल बना दी है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में मौजूद तकरीबन 505,000 टन पेट्रोल और 655,000 टन हाई स्पीड डीजल के ज़खायर की मालियत अचानक कम हो गई है, जो कंपनीज ने ज़्यादा कीमत पर ख़रीदे थे। अब ऐसे में महंगी की गई खरीदारी को कम कीमत पर फरोख्त करना पड़ा, तो उन्हें फौरी तौर पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन डेफिसिट का सामना होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर सरकारी कंपनी यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर पड़ने का खदशा है। इंडस्ट्री के अंदाजे के मुताबिक सिर्फ PSO को तकरीबन 50 अरब रुपए नुकसान हो सकता है। इसी तरह पाक अरब रिफाइनरी को 25 अरब रुपए, जबकि दीगर कंपनीज को ओवरऑल 30 अरब रुपए तक नुकसान का सामना हो सकता है। लेकिन इस तमाम मामले का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि जब मार्च से ये कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो इन कंपनीज़ ने पुराने रेट्स पर ख़रीदा हुआ पेट्रोल और डीजल महंगा करके नए बढ़े हुए रेट्स पर बेचा और अरबों रुपए कमाए। उस वक्त किसी एक कंपनी ने यह नहीं कहा कि हमने ये पेट्रोल पुरानी कीमत पर लिया है तो महंगा बेचकर आवाम पर इजाफी बोझ क्यों और कैसे डाल सकते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से असल चैलेंज कंज्यूमर्स को रिलीफ देने और एनर्जी सप्लाई चेन की मजबूती के दरमियान बैलेंस बरकरार रखना है। अगर ये बैलेंस बरकरार ना रहा तो शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म सप्लाई के मसाइल में तब्दील हो सकता है। अब ये सूरत हाल हुकूमत कैसे मैनेज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उस वक्त फ़ायदा उठाया था तो अब ये नुकसान कैसे क्लेम किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे तारिक महमूद साहब से, सीनियर वाइस चेयरमैन है ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि ये 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान उन्हें जा रहा है, चूँकि फ्राइडे को 74 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर 67 रुपये, एक बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन मार्च के इब्तिदा में
हर हफ्ते जब ये कीमत बढ़ रही थी उस वक्त जो स्टॉक था वो पुराने रेट्स पर ख़रीदा हुआ था, उस वक्त मुनाफा कमाया, आज नुकसान हो रहा है, तो अब ये इतना ज़्यादा एहतजाज क्यों किया जा रहा है? सर थैंक यू वेरी मच, अपने प्रोग्राम में लेने का बहुत शुक्रिया। सर जब प्राइस बढ़ रही थी तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे 12 बजे तक अपने फ्यूल स्टेशन को चला रहे थे। कोई एक फ्यूल स्टेशन भी बंद होता था तो जितने भी इदारे हैं, जितने इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे होती थी, मीडिया वहाँ पे होता था कि हाँ जी रश लगा हुआ है, लेकिन हम अपने पुराने रेट पे तेल की तरसील करते रहे हैं अपने पेट्रोल पंपों से। और उसके बावजूद गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमने 21 डेज़ का स्टॉक रखना है, जिसमें कई कंपनियां 20 डेज़ का स्टॉक रखने में कामयाब हुई, कहीं 15 रखने में कामयाब हुई। तो उसमें जो स्टॉक रखना ज़रूरी है स्ट्रेटजिकली, तो उसमें लाजमी बात है प्राइस गेन भी आया और प्राइस लॉस भी आया। और अभी जो प्राइस लॉस आया है उसमें इतना बड़ा लॉस एकदम से कर दिया क्योंकि प्राइस का जो मैकेनिज़्म है जिस पे हमने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश की हुई हैं, ये 30 डेज़ होता है या 15 डेज़ होता है। अब मसला ये है कि प्राइस जब कम होनी है तो जुम्मे वाले दिन ही इसकी प्राइस चेंज करने का इन्होंने प्लान किया हुआ था। तो 15 दिन तक अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट रखें और सेल करें तो उसमें हमारे कस्टमर की एक कंसिस्टेंट अप्रोच बनती है कि हम किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं, किस तरह डील करते हैं। लेकिन एक हफ्ते की प्राइसिंग पे करने के बाद इतना बड़ा लॉस सिर्फ इस प्राइस की वजह से आया। अब जो वो प्राइस है उस प्राइस में प्लेट्स की एवरेज होती है पहले 15 डेज़ की, अब हो गई जी 7 डेज़ की। अब प्लेट्स की प्राइस कौन सी लेनी है वो भी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से ले लेती है। कभी अरब गल्फ़ एजी की प्राइस ले लेते हैं, कभी दूसरी प्राइस ले लेते हैं। तो कंपनियां जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब हम प्राइस कौन सी लें और कौन सी प्राइस को चलाएं। अब जब हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। अब आते आते प्रोडक्ट जब यहाँ पहुँचता है और वो लॉस हो जाता है, और जब प्रोडक्ट आते आते पहुंचता है तो आप लोगों को नज़र आता है कि बढ़ गया, वो बड़ा नहीं होता, वो हमें उससे भी अगले वीक में या फोर्टनाइट में बढ़ता है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि इस प्राइस मैकेनिज़्म को दोबारा 15 दिन पे ले जाएं। जब आपने अपनी प्राइसेस भी कम कर दी हैं, अपनी जो पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है वो भी कम कर दी है HOBC पे, तो फिर अपनी प्राइसिंग मैकेनिज़्म भी दोबारा 15 दिन पे लेके जाएं, तब जाके ये कुछ इनको कंपनीज़ को रिलैक्स होंगे। अदरवाइज़ तो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है एकदम से प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो गई है। जब बड़ी थी तो इतना शोर मचाया था कि ये हो गया, कंपनियों ने फ़ायदा ले लिया, हमारे मीडिया में भी बड़ा शोर भरा। अब जो कम हो गया है तो अब हमें बताएं कि हमें इस लॉस हमें किसने देना है ये। तो ये मेरी अपना सबमिशन है कि इस प्राइस को 15 दिन पे लेके जाएं दोबारा, और जो हमें लॉस हुआ है वो इतने अरबों रुपए का लॉस नहीं हुआ। और तीसरी बात ये कि हमें जो रेट बढ़ने पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी भी रोक के बैठे हुए हैं, उसकी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो सब्सिडी भी नहीं आपको मिली, जो रेट बढ़ने पे आप कहते हैं जी अरबों रुपए कमाया, वो पैसा किधर है? वो सारा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। आज तक वो सब्सिडी पूरी नहीं मिली। नो डाउट के शुरू में उन्होंने दी, उसके बाद काफ़ी मसले मसाइल हैं जो कि आज तक सब्सिडी पूरी नहीं मिली। सब्सिडी भी हमें नहीं मिल रही, प्राइस भी कम हो रही है, तो अब बताएं अब कंपनियां कहाँ जाएं? सही। और दो तरफ साहब ये जो ग्रेजुअल अब तो ये कमी बहुत तेज़ी से हो रही है, और जब ये पीस डील अगर प्रोलॉन्ग होती है, हालात अगर बेहतर रहते हैं, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि $65 to $70 के अराउंड अगर ये इंटरनेशनल प्राइस आ जाती है तो फिर आप लोगों की कंपनीज़ के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं? सर वो 65 पे आएगी अगर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी अपनी मर्जी से कम करनी है। देखें एक स्ट्रक्चर होता है, अगर कंपनियां, वही हम कहते हैं हमेशा कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे रख के कंपनी प्लान करती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये पता चल जाता है कि जी ये प्राइस डाउन हो गई है, ये हमने ये फलाने वाला गल्फ ले लिया, फलाने वाली एवरी ले ली, तो इस तरह कंपनियों के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत मसला बन जाता है। अब नेशनल कंपनीज आपने अभी नाम लिया, नेशनल कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ प्राइवेट कंपनियाँ कर रही हैं। नेशनल कंपनीज को भी लॉस हो रहा है, नेशनल रिफाइनरीज को भी लॉस हो रहा है, जो जिसमें गवर्नमेंट के अपने स्टेक्स हैं। तो खुदारा इसका सिस्टम कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं। ये नहीं कि एक दिन आपने 7 डेज़ की पॉलिसी बना ली, एक दिन 15 डेज़ की बना ली, एक दिन अरब गल्फ कोई पकड़ लिया, एक दिन कोई पकड़ लिया। जब आपने कहा ये हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी के पैसे ट्रांसफ़र हो गए, सब्सिडी रोक के बैठे हुए हैं। वो जिन लोगों को ये क्लेम है, जिनके सही क्लेम है, उनको तो कम से कम दे दे। अगर किसी का आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसके क्लेम में आप उतना पैसा रोक लें, बाकी उनको दे दें। वो जो अरबों रुपया हमारा है वो भी रुका हुआ है, और जो अभी लॉस हो गया, अब हमें लॉस किसने देना है? दोबारा प्राइस बढ़नी है या नहीं बढ़नी, क्या होना है? हम प्राइस बढ़ने का वेट तो नहीं कर सकते, हमने तो अपने फ्यूल स्टेशन बेचने हैं। और फ्यूल स्टेशन पे जो प्रोडक्ट बेचते हैं, ये याद रखिएगा, हमें सारी एजेंसियां हमारे सर पे होती हैं, हम लोग उसी प्राइस पे बेच रहे होते हैं। इवन HOBC हमारी बेशुमार कंपनियों ने पुराने रेट पे बेचा है,
कि भाई अपने रेट ना बढ़ाएं, उसी रेट पे देते रहे। लेकिन उसके बाद भी फिर भी कंपनियों पे बात आ रही होती है, तो कंपनियां अपना लॉस क्यों करें? कंपनियां एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस लॉस करने के लिए बैठे हुए हैं हम सिर्फ? सही। तो तारिक साहब, ये हुकूमत ने आप लोगों की सब्सिडी भी काफ़ी महीनों से रुकी हुई है, उनके भी जहन में कहीं ये बात तो नहीं है कि पहले जब मार्च के इब्तिदा में पहले 8 रुपये पेट्रोल बढ़ा, फिर 55 रुपये बढ़ा, फिर एक मौके पर 100, फिर 80 भी बढ़ा, वो बढ़ा तो बहुत ह्यूज था, कोई 137 रुपये, उसमें 80 रुपये की कमी की गई, तो वो शायद उस दौरान में इतना कंपनीज ने मुनाफा कमा लिया कि अब वो ये लॉस बेयर कर सकती हैं। शायद हुकूमत कहीं ये तो नहीं सोच रही? सर कैसे कंपनियां प्रॉफिट कर सकती हैं? कंपनियों को सब्सिडी, हमने आवाम को, मैं एग्जांपल देता हूँ, 500 रुपये का पेट्रोल हमने लिया रिफाइनरी से, हमने 400 का बेच दिया, 100 रुपया हमने अपने पल्ले से दिया, गवर्नमेंट ने कहा जी हम 100 रुपये सब्सिडी देंगे, हमें तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अब वो जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने देनी है वो भी नहीं दी, हमारा 100 रुपया भी गया, हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो अब हम अपने उस 100 रुपये को भी रो रहे हैं, और आज जो प्राइस है, अगर आज प्राइस 74 रुपीज़ कम हो गई है, तो हम इसको भी रो रहे हैं कि ये क्या हो गया। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनियों का रेट, जो मार्जिन है OMC का, वो पहले ये बताया गया था कि जी हम आपको मार्जिन बढ़ा देंगे, आपकी ये प्राइस बड़ी बढ़ गई है, जो भी हमारी बास्केट प्राइसेस हैं, जो हमारी इकॉनमी की में फ्लक्चुएशन आई है उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई है, डॉलर का रेट चेंज हो गया, प्राइसेस चेंज हो गई हैं, लेकिन हमारा OMC का मार्जिन भी नहीं चेंज किया जा रहा। जितना मार्जिन है उससे तो हम अपना स्टॉक भी नहीं रख सकते, उसका मार्कअप भी नहीं पे कर सकते, हमने ऑपरेशन कहाँ से चलाने हैं, हमने पंपों की सैलरीज कहाँ से देनी है, हमने लॉस करने हैं, तो ये कंपनियां क्या होगा? फिर वही बात होएगी, मल्टीनेशनल कंपनियां, 2 कंपनियां बाहर निकल गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कल को ये हमारी कंपनियां भी निकल जाएंगी। जो ये जितनी भी इमर्जिंग कंपनीज हैं, इसमें हर कंपनी बाहर के कहीं ना कहीं से FDI की इन्वेस्टमेंट की अरेंजमेंट कर रही है। अब FDI इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगी तो पाकिस्तान में FDI कहाँ से आएगी? अब कंपनियों को मार देंगे, तो ये बिजनेस लुक्रेटिव नहीं रहा। कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, जो भी बनानी है, जो गवर्नमेंट को समझ आती है, तो काइंडली कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, उस पर चलें, उस पर कंपनियां भी चलने को तैयार हैं, और मार्जिन जो हमारा बनता है, जो हमारा हक है, वो तो दे दें। ठीक है, यानी कंपनीज और एंड कंज्यूमर के दरमियान ये बैलेंस कायम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया की मईशत खतरे के निशान से आज काफ़ी दूर नजर आ रही है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब भी खासे मोहतात हैं, लेकिन मार्केट्स की तरफ लौट रहे हैं, और ऐसा ही हमने पाकिस्तान में भी होते देखा है, जहां से आगे का सफ़र ईरान अमेरिका के अमन मुआहदे की पायदारी पर मुनहसर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने गुज़िश्ता हफ्ता खासा बेहतर एक्सपीरियंस किया, और वहाँ पर 100 इंडेक्स में 6500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रहा, 4% का इजाफा रहा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर मार्केट थोड़ा डाउन रही, लेकिन पिछले हफ्ते क्लोजिंग इंडेक्स 1,78,000 से जायद रहा था, और एक मौके पर 180s भी टच करके आया था। अब ये इजाफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इन्वेस्टर्स ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस डील के साथ तेल की कीमतों में कमी और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी को बहुत मुस्बत अंदाज में लिया है। आलमी मंडी में भी हम देख रहे हैं खाम तेल की कीमत अब $75 फी बैरल के आसपास आ चुकी है, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क को पहुंचने की तवक्को है, और तेल की कीमतों में कमी से महंगाई में कमी हो सकती है, इंपोर्ट बिल पर दबाव कम हो सकता है, और इसी उम्मीद ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ पिछले हफ्ते में खींचा है। इसके अलावा हुकूमत के इस रीसेंट बजट में सीमेंट के साथ स्टील और रिफाइनरी के साथ टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अलावा टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स के लिए साजगार इकदाम भी मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट साबित हुए हैं। सुपर टैक्स में कमी ने भी कारोबारी इदारों और इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा किया है, और स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट्स 11.5% पर बरकरार रखे गए, और इस फैसले ने भी मार्केट को किसी हद तक सहारा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट मई 2026 में हमने $459 मिलियन सरप्लस में भी देखा। आईटी एक्सपोर्ट्स में 13% का इजाफा हुआ, पिछले महीने $373 मिलियन तक के पहुंची। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़कर $22 अरब से ज्यादा हो गए हैं। अब स्टॉक मार्केट में एक्टिविटीज नुमाया तौर पर बढ़ रही हैं, और एवरेज डेली शेयर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम 53% इजाफे के साथ 1.4 अरब शेयर्स तक पहुंच गया है। बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा 2047 पॉइंट्स का पिछले हफ्ते में पॉजिटिव बूस्ट दिया, जबकि सीमेंट और एनर्जी सेक्टर्स भी इस दौरान नुमाया रहे। लेकिन इन्वेस्टर्स मुकम्मल तौर पर अभी भी मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। खासतौर पर आज की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मौखर होने और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रहने से एक मोहतात रवैया देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये अमन अमल में रुकावट आती है या खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो मार्केट एक बार फिर दबाव का भी शिकार हो सकती है। अब इस पर हम बात करते हैं शंकर साहब से, डायरेक्टर रिसर्च एंड टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं कि अब आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी अगर हालात में मजीद बेहतरी आई तो। शंकर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब लास्ट वीक बड़ा
अच्छा गया, एक अच्छा मोमेंटम था, ऑलमोस्ट 4% का इजाफा रहा पूरे हफ्ते में, लेकिन आज एक बार फिर 450 पॉइंट्स की कमी इंडेक्स में हो गई। तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी भी शेकी है। एक तरफ हम अपवर्ड ट्रेंड देखते हैं, फॉरेन मार्केट डाउन भी हो जाती है अगले लम्हे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मार्केट की ओवरऑल मोमेंटम था लास्ट वीक हमने देखा, आपने खुद कहा, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि व्हाट वर द रीजंस। जो 4% की मार्केट की ग्रोथ थी उसमें बजट का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, करंट अकाउंट के नंबर्स जो सरप्लस में आए थे वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था। इसके अलावा भी ऑयल प्राइसेस का जो डिक्लाइन था आफ्टर द यूएस ईरान का जो रेजोल्यूशन एक आगे स्टेप की तरफ जा रहा है, तो उस वजह से ऑयल प्राइसेस भी नीचे थी। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इंडिकेटर था। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि बैंक्स वर द मेजर कंट्रीब्यूटर। तो देखें, जब हम बात कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो उससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाती हैं, और जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं तो जो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हमने उसमें भी गिरावट देखी थी। जो काइबोर ऊपर चला गया था वो भी नीचे आ गया था। तो वो बैंक्स जो कि यील्ड्स बढ़ने की वजह से उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहे थे अपनी इक्विटी साइड पे, तो वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिक। तो ये एक बहुत अच्छा वीक था लास्ट वीक। अभी जब हम आज की बात कर रहे हैं, देखें, देयर आर मल्टीपल रीजंस, कुछ टेक्निकल वजूहात भी हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी है, पिछले हफ्ते जो 4% की ग्रोथ थी, और कुछ हद तक रिडेम्पशंस भी हैं, और रोल ओवर वीक जिसमें लेवरेज की पोजीशन सेटल होती हैं वो भी एक रीज़न है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, जो कॉन्फिडेंस लास्ट वीक तक कैरी हो रहा था और जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ बॉडी लैंग्वेज से कुछ पॉजिटिविटी ईरान यूएस की वॉर से नज़र आएगी, वो हमें शायद एक्सपेक्टेशन से कम नज़र आई है, जिसकी वजह से मे बी एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट, क्योंकि हमने देखा है ऑयल प्राइसेस में भी कोई सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं था आज के सेशन में। वरना अगर कुछ ऑप्टिमिज्म होती, पॉजिटिविटी होती एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो शायद ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी हमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती। तो सेम गोज विद द पाकिस्तान मार्केट, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस एक ये एक्सपेक्टेशंस वाला एंगल भी है, जिसकी वजह से मार्केट ने स्लाइटली करेक्ट किया है। मतलब 400 पॉइंट्स 170,000 इंडेक्स की लेवल पे बहुत माइनर परसेंटेज होती है, बट स्टिल जो है हम कह सकते हैं सेशन वाज रेंज बाउंड टुडे। तो अब शक्कर साहब, ये ज़ाहिर है जो गैर यकीनी इस वक्त भी सूरत हाल है किसी हद तक, इसमें न्यू इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क फैक्टर कितना है? चूँकि इक्विटी मार्केट हमेशा से एक बहुत रिस्की मार्केट रही है, प्रॉफिट रेट्स हाई होते हैं लेकिन रिस्क फैक्टर भी हाई होता है, और इसके कंपैरिजन में ज़ाहिर है फंड्स को एक बहुत बेहतर, म्यूचुअल फंड्स या दीगर फंड्स हैं उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट तस्वुर किया जाता है कि लो रिस्क फैक्टर होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर के लिए अभी कितना इस वक्त रिस्क है? चूँकि पिछले 2-3 महीनों में नंबर ऑफ अकाउंट्स और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की तादाद हमने बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखी है, खासतौर पर अप्रैल के महीने में। देखिए, पहले से तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, इस चीज़ पे तो हम अग्री करते हैं। जो पहले हालात थे, देयर वाज नो लाइट एट द टनल, हमें जहाँ पे नज़र आए कि इस वॉर के सिलसिले में होगा क्या। ऑयल प्राइसेस $110 को भी टच कर रहे थे टू सम एक्सटेंट। अब हमने देखा है चीज़ें काफ़ी हद तक रिवर्स हुई हैं, $30-35 से ऑयल नीचे है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आगे जो थी वो कम होंगी, क्योंकि जो पेट्रोल में कमी की है गवर्नमेंट ने, डीजल में कमी की है 65 to 75 रुपीज़। देखिए, ये इन सब का इम्पैक्ट आएगा इवेंचुअली जाके आपके पॉलिसी रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। जब हम बात करते थे रेट बढ़ने की, तो हो सकता है हम आज से 1 महीने बाद रेट कम होने की दोबारा बात करना शुरू करें, अगर हालात सही हुए तो। और जब रेट कम होते हैं तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है वो फिक्स इनकम से हट के इक्विटी साइड पे आ जाता है। और अगर आप लास्ट वीक के नंबर देखो, मोर देन $60 मिलियन से म्यूचुअल फंड भी नेट बायर रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि वो इन्फॉर्म मनी हम कहते हैं जनरली, क्योंकि वो एक विद ओपन माइंड जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं विद कैलकुलेशंस। तो आई थिंक दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स के एक हद तक अनसर्टेनिटी अभी भी है, लेकिन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी या सिवियरिटी ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो गई है, जो कि बेहतर है मार्केट के लिए। आई थिंक डाउन द रोड अगर हालात बेहतर रहते हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे रहती हैं, तो हम आगे जाके मे बी इंटरेस्ट रेट कट भी देखें और मार्केट में जो है मोमेंटम विल कंटिन्यू। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवाइस होगी, जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें अपनी पोजीशंस मेंटेन रखें। तो आई थिंक दैट दे विल बी बेटर ऑफ इन दिस सिनेरियो। और अब ये जो एक इस साल का ऑल टाइम हाई का जो एक टारगेट था कि 250 के या 260 के तक भी इंडेक्स जा सकता है, अब वो चूंकि आधा साल गुजर चुका और मार्केट कभी अप होती है कभी डाउन होती है, वहाँ तक पहुँचता हुआ या 200 के फिगर को क्रॉस होता हुआ आप इन फ्यूचर देख रहे हैं 2-3 मंथ्स में ऐसा मुमकिन हो जाए?
देखिए 2-3 महीने तो मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली। जो पूरी बॉल गेम है, एज आई सेड, के दिस डिपेंड्स ऑन के आपके पास अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कौन से हैं। अगर आप आज इक्विटीज में डालते हो तो दूसरे एसेट क्लासेस का रिटर्न कम होगा रिस्क एडजस्टेड, तो ही आप इक्विटीज को ज़्यादा प्रेफर करोगे। एंड आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट बीच में एक्सपेक्टेशन थी, हमने कुछ टाइम ऐसा भी देखा था आज से 8-10 महीने पहले, जब इंटरेस्ट रेट जो सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स थी वो सिंगल डिजिट में भी आ गई थी। वहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म थी शायद मार्केट की रैली जो है और स्ट्रांग हो जाए। बट एज ऑफ नाउ हमारा जो हाउस का टारगेट है दैट इज अराउंड 203,000 पॉइंट्स पे मार्केट जा सकती है बाय दिसंबर 2026। 2,03,000 का टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर तलरेजा हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर रिसर्च टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के। और जाते जाते एक और मामला आपसे शेयर करते चलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 की मुतनाज़ शिकों का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। और यह इक़दाम उस वक्त सामने आया जब सैनेट में बिल की बाज़ शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़ास तौर पर मुजव्वज़ा सेक्शन 27B के तहत जायदाद मालकान और किराएदारों या इदारों पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन में रुकावट डालने की सूरत में 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बिल का मकसद 5G सर्विसेज का तेज़तर आगाज़ और ब्रॉडबैंड कवरेज में तोसी के साथ वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान राइट ऑफ वे तनाज़ात का खात्मा करना है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये शिकें आइन के तहत हासिल निजी जायदाद के हुकूक को मुतासर कर सकती हैं। पार्लिमानी हल्कों में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या किसी शहरी को अपनी मिल्कियत में टेलीकॉम टावर या फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन के लिए भारी जुर्माने के खौफ से मजबूर किया जा सकता है। सेनेट कमेटी के अरकान ने वाज़े कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वाज़े और क्लियर रजामंदी के तरीक़ेकार और अपील के मौसर निज़ाम का मुतालबा किया है। माशी एतबार से मामला पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मुल्क में 5G के साथ फाइबर नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के मनसूबे तेज़ रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर रसाई के लिए ज़रूरी हैं, जबकि इन्वेस्टर्स भी पॉलिसी के स्टेबिलिटी और कानूनी वजाहत को अहम समझते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और शहरियों के आइनी हुकूक के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने कानून के साथ IT और माशी उमूर के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी को फौरी सिफारिशात तैयार करने की हिदायत दी है। अब 2 से 3 रोज़ में इस कमेटी की सिफारिशात सामने आएंगी, जिसके बाद ये देखना होगा कि इस बिल में तरमीम की जाती हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।